को खबर बताते हैं, जहां जमशेदपुर के डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद रांची पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। देर रात पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के बार और पंपों में छापेमारी अभियान चलाया है। जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन और आपराधिक तत्वों की मौजूदगी की जांच की गई है। आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र के युवक युवतियों को डिटेन भी किया गया, जबकि हुक्का संचालन और साउंड प्रदूषण के मामले में भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो जमशेदपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद रांची पुलिस अब एक्टिव नजर आ रही है। देर रात पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के बार और पंबों में छापेमारी अभियान चलाया। जमशेदपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बीजेपी जेडीयू के बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। देर रात जिले के नए एसएसपी डॉक्टर एहतशाम डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ शहर में बाइक पेट्रोलिंग पर निकले। साक्षी, बिष्टुपुर, मानगो और एमजीएम क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि बंद के दौरान हर चौक चौराहे पर अतिरिक्त बल, मजिस्ट्रेट और ड्रोन कैमरों की तैनाती की गई है। तो जमशेदपुर से खबर है, जहां पर ड्रोन कैमरे से बंद समर्थकों पर नजर रखी जाएगी और इसको लेकर के एक अभियान भी चलाया गया। बंद को लेकर के पुलिस हाई अलर्ट पर है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए। भाई तो जमशेदपुर से खबर है, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था और बीजेपी जेडीयू के बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आई। देर रात की तस्वीर है जब जिले के नए एसएसपी डॉक्टर एहतशाम सड़कों पर निकले हैं। उनके साथ डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ शहर में बाइक पेट्रोलिंग की गई है। साक्षी, बिष्टुपुर, मानगो और एमजीएम क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा एसएसपी की तरफ से लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बंद के दौरान हर चौक चौराहों पर अतिरिक्त बल, मजिस्ट्रेट और ड्रोन की तैनाती रहेगी। विगत कुछ दिनों से हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो अनुज्ञप्तिधारी हैं, जैसे कि हमारे बार, रेस्टोरेंट, उसमें जो नियम और शर्तें हैं लाइसेंस की और अनुज्ञप्ति की, उनका अनुपालन जो कड़ी रांची से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां लालू प्रसाद के करीबी सुबोध राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबोध राय की रांची के और मांझी स्थित शराब फैक्ट्री, बाटलिंग प्लांट को भी सील कर दिया गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी के बाद यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के दौरान सुबोध राय समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप यह है कि सुबोध राय की बाटलिंग कंपनी को सिर्फ 2 तरह के शराब बनाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन कंपनी में और भी ब्रांड की शराब बना करके उसकी सप्लाई की जा रही थी। छापेमारी के दौरान कंपनी के गोदाम में 70 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है और जिस पर सील, आपको बता दें कि ओनली इन यूपी और सेल ओनली इन दिल्ली का लेवल भी लगा था। आपको ये भी बता दें कि तरंगी बाटलिंग प्लांट में पहले भी छापेमारी हो चुकी है, जिसमें कि 108 पेटी शराब बरामद की गई थी। वहीं मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामले में कमिश्नर और डीसी के निर्देश के बाद इस बाटलिंग प्लांट को लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल इस पर कार्रवाई की गई है। लालू प्रसाद के करीबी हैं सुबोध राय, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबोध राय की रांची स्थित और मांझी स्थित शराब फैक्ट्री, बाटलिंग प्लांट को भी सील कर दिया गया। 1 जुलाई 2026 की देर रात्रि को पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी बॉटलिंग प्लांट में कुछ अवैध शराब होने की सूचना थी। तो उसी संबंध में जो उत्पाद विभाग है और पुलिस विभाग है, दोनों के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया था। वहाँ पर ऑपरेशन करने के बाद कुछ अवैध शराब बरामद हुई है। उसके अलावा कुछ इरेगुलरिटीज़ और थी जो अनियमित थी, वो भी पाई गई हैं और वहाँ से हम लोगों ने टोटल 3 लोगों को हिरासत में लिया था और तीनों को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सील किया गया? सील किया गया? जी, जो पर्टिकुलर लिकर शॉप था उसको सील कर लिया गया है और उस पर जो अग्रतर कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। बिहार के लालू प्रसाद यादव के करीबी और तरंगिनी लिकर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक सुबोध राय पर अब कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि तरंगिनी लिकर प्राइवेट लिमिटेड
को पुलिस और उत्पाद विभाग की ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद सील किया गया है। यहाँ से अवैध शराब जो है वो बनाए जा रहे थे और उसकी सप्लाई भी की जा रही थी, जिसकी सूचना जो है वो पुलिस और एक्साइज की टीम को मिली, जिसके बाद यहाँ पर छापेमारी की गई और यहाँ से भारी मात्रा में जो शराब की खेप है वो भी बरामद की गई। बता दें कि इस तरंगिनी लीकर प्राइवेट लिमिटेड को 2 शराब कंपनियां के ही शराब बनाने की इजाजत थी, उसी का लाइसेंस प्राप्त था। बावजूद अन्य तरह के ब्रांड के शराब भी यहाँ पर बनाए जा रहे थे, जो न सिर्फ झारखंड के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि आखिरकार उनके द्वारा जो है वो उसकी सप्लाई भी की जा रही थी, जो कहीं न कहीं कानूनन अपराध था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और इस लिकर जो फैक्ट्री है उसे सील किया गया है। पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ जानकारियां जो हैं वो सामने आती है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की अनियमितताएं आई थी, जिसके बाद इसका लाइसेंस जो है वो खत्म कर दिया गया था। हालांकि 2024 में फिर से लाइसेंस का रिन्यूअल किया गया और ये यहाँ पर फिर से इस तरह की जो शराब है उसे बनाने का कार्य शुरू हुआ। हालांकि इस दरमियान भी कई अनियमितताएं की सूचनाएं प्रशासन को मिली, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां युवक की गोली मारने से सनसनी फैली है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है, युवक के मुंह में गोली मारी गई है। घायल युवक एमजीएम अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने मुंह में फंसी गोली को निकाली है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू भी कर दी है। अपराधियों की पहचान में टीम जुटी है। कदमा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। दुमका कोर्ट को उड़ाने की धमकी ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट से धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम ने पूरे परिसर की जांच की, जबकि अब धमकी भेजने वाले की तलाश तेज कर दी गई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि धमकी भरी चिट्ठी बंगला भाषा में लिखी गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुमका कोर्ट को उड़ाने की धमकी, स्पीड पोस्ट में डेथ लेटर, धमकी, दहशत, हाई अलर्ट, बंगला चिट्ठी का बवाल, पुलिस अलर्ट। बड़ा सवाल, कोर्ट को उड़ाने की धमकी किसने दी? अलर्ट मोड में पुलिस और कोर्ट कैंपस में हर एक जगह की सघनता से ली जा रही तलाशी। ये तस्वीरें हैं दुमका कोर्ट की, जहां बंगला चिट्ठी ने बवाल मचा दिया। जी हां, दुमका कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट से भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी ने पुलिस और न्यायिक प्रशासन को अलर्ट कर दिया। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। हालांकि जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। धमकी भरी चिट्ठी बंगला भाषा में लिखी गई थी। चिट्ठी के साथ 2 लोगों के नाम और एक आधार कार्ड की कॉपी भी भेजी गई थी। पुलिस ने जब आधार धारक का सत्यापन किया तो पता चला कि उसका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। संबंधित व्यक्ति ने दावा किया कि उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये स्पीड पोस्ट पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के भातर थाना क्षेत्र से भेजी गई थी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने पश्चिम बंगाल से जुड़े सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। चिट्ठी भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी और डाक विभाग की मदद भी ली जा रही है। दुर्भावना से हम लोग का नाम, हम लोग से किसी का विवाद होगा इसलिए हम लोग का नाम दे दिया और आधार कार्ड मेरा डाल के जज साहब के यहाँ कोई स्पीड पोस्ट कर दिया। फिर भी हम लोग सभी चीजों को देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी देने वाले की तलाशी कर रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आखिर न्यायालय को निशाना बनाने की धमकी के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। क्या धमकी देने वाला झारखंड के बाहर का है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये खेल किसी संगठित नेटवर्क का है? न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर मुंगेर से, जहां पुलिस ने पूरब सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में नकली सिगरेट ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, पैकिंग सामग्री और 9.5 लाख रुपए नगद बरामद किए। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल में 4 ऐसी फैक्ट्रियों का खुलासा हो चुका है। वो दिलावरपुर पूरब सराय थाना अंतर्गत रेड हुआ। रेड के उपरांत एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। इसमें करीबन 9.5 लाख के कैश के आसपास बरामद हुआ है उसके घर से, और फेक सिगरेट्स बरामद हुई है, और करीबन 2000 के आसपास खाली डब्बे जिसमें और प्रिंटिंग का सामान जो कि फेक सिगरेट बनाने में काम आता है वो बरामद हुआ है। खबर अब आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां पलनवा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। एसआईटी जांच में यह सामने आया है कि महिला के पति ने नेपाल में दूसरी शादी की थी। पति ने ही दूसरी पत्नी के कहने पर तांत्रिक को 51,000 रुपए देकर के पहली पत्नी की हत्या की साजिश रची। आरोप यह भी है कि तांत्रिक ने मृतका महिला को बहाने से बुलाया और उसकी हत्या कर शव सुनसान इलाके में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने तांत्रिक और दूसरी पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पति की तलाश अभी भी जारी है। बक्सर के डीईओ कार्यालय परिसर में भारी जल जमाव से 9वीं से 12वीं कक्षा तक की क्वार्टरली परीक्षा के प्रश्न पत्र बारिश के पानी में भीग गए थे। 167 विद्यालयों के लिए तैयार किए गए 2100 प्रश्न पत्रों का बंडल जिला शिक्षा कार्यालय परिसर में रखा गया था। मंगलवार को ही बारिश में ही प्रश्न पत्र भीग गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। अब इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पहली ही बारिश में बक्सर के शिक्षा विभाग के कार्यालय में जिस तरीके से पानी से प्रश्न पत्र और कॉपीज पानियों में तैरते हुए नजर आ रही है, वो बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था की पोल खोलती हैं। बक्सर से ही चुनाव लड़ने वाले मिथिलेश तिवारी जी वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। कम से कम अपने जर्जर व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद उन्हें करनी चाहिए। और पटना का जेपी गंगा पथ, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, उसकी खूबसूरती में लगातार 4 चांद लगाया जा रहा है। चेन वाले गोलघर और चम्मच वाले हिरन के बाद अब वहां लोहे का डॉल्फिन लगाया गया है, जो लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जेपी गंगा पथ की खूबसूरती में लगातार 4 चांद लगाया जा रहा है। पहले यहाँ पर चैन वाला गोलघर स्थापित किया गया और उसके बाद हिरन, और हिरन के बाद अब डॉल्फिन यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है। और यहाँ देख सकते हैं गंगा के किनारे जेपी गंगा पथ की जो खूबसूरती है वो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। और अब गंगा के किनारे डॉल्फिन भी यहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है। और कहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है वो गंगा में पाई जाती है, और यही वजह है कि गंगा किनारे जेपी गंगा पथ, जिसे लोग मरीन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, लगातार इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और उद्घाटन के बाद से ही सबसे ज्यादा लोग मरीन ड्राइव यानी जेपी गंगा पथ घूमने आते हैं। और अब लोगों के बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था तो की गई है, साथ ही साथ इसकी खूबसूरती में 4 चांद भी लगाया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो डॉल्फिन है ये लोहे की डॉल्फिन है, और यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि जो पर्यटक शाम के वक्त अपने दोस्त अपने परिवार के साथ जेपी गंगा पथ घूमने आ रहे हैं वो इसकी खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैद भी करें। चेन वाले गोलघर के बाद चम्मच वाले हिरन यहाँ लगाए गए, और अब लोहे का जो डॉल्फिन है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर दानापुर से, जहां छावनी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला है। छावनी परिषद ने सदर बाजार बस पड़ाव से छावनी सदन रोड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए नाले पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया है और लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर बाकी अतिक्रमण खुद हटा ले। छावनी परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सदर बाजार मुख्य सड़क पर नाला जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। छावनी परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि पिछले 15 दिनों से लगातार माइकिंग के माध्यम से लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील और चेतावनी दी जा रही थी। अब प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां भी अतिक्रमण मिलेगा वहां बिना किसी अतिरिक्त सूचना की कार्रवाई की जाएगी।
चलिए खबर अब आपको पटना से बताते हैं, जहां नौबतपुर में 12 साल की बच्ची को गोली लगने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में यह सामने आया है कि बच्ची को सड़क पर हुई फायरिंग में नहीं बल्कि घर में चचेरे भाई की अवैध पिस्टल से खेलते समय गोली लगी थी। हादसे के बाद परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सड़क पर फायरिंग की झूठी कहानी गढ़ी थी और हथियार छिपा दिया गया था। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जबकि बच्चे का चचेरे भाई सोनू, जो चचेरा भाई है वो सोनू फरार है, उसकी तलाश जारी है। इस संबंध में कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया तथा इस कांड में संलिप्त कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है तथा इस घटना में एक पिस्टल और एक कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन को भी बरामद किया गया है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। 5 जो अभियुक्त है उनको अभी माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया जा रहा है। सिवान से बड़ी खबर है, जहां सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का बवाल देखने को मिला। सांप काटने के बाद अस्पताल लाया गया था। 5 साल का रेहान खान, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप है। हंगामे के बीच अस्पताल स्टाफ मौके से भाग गए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत कराया। मुआवजे पर परिजन शांत हुए। अगर जाम लगा तो अभी हम लोगों ने बातचीत करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं शव को, ताकि पोस्टमार्टम हो चुके हैं। उसके बाद जो भी गलती आगे से हुई है तो उचित कार्रवाई हो सके और उसमें सरकार के तहत जो मुआवजा है उसके लिए हम लोग कहे हैं कि लोग इसके लिए पोस्टमार्टम भेजिए और मुआवजा है 4 लाख रुपये का आपको मिलेगा। उसकी प्रक्रिया हम लोग चालू की जा रही है। देखिए, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर FY 2026 में 7.7% की दर से बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था FY 2026 की चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही है। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार 37वें महीने से बढ़ा है और GST कलेक्शन में करीब 1.95 लाख करोड़ पहुंच चुका है। देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 14.64% बढ़ा। ऑटो बिक्री और औद्योगिक उत्पादन में शानदार उछाल भी देखा गया। रेलवे, सड़क और रक्षा परियोजनाओं को भी रफ्तार मिली है। संसद के आगामी मॉनसून सत्र के पहले एक प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनका पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिसके तहत अगर PM, CM या कोई मंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इस बार एक विधेयक ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सब पर कार्रवाई होगी। 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होते हैं, लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, 31वें दिन उनका पद अपने आप खाली माना जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इसकी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। सिर्फ गिरफ्तारी से पद नहीं जाएगा, 30 दिन जेल में रहने के बाद ही ये प्रावधान लागू होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 339 AA में बड़े संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस कानून से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कोई भी अछूते नहीं होंगे अगर वे 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उनका पद अपने आप खाली माना जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल इसकी औपचारिकता पूरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के जोरदार विरोध और जमकर हंगामे के बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया। अब
जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट में पेश करने वाली है। आने वाले दिनों में जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि जेपीसी के रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस विधेयक को सदन में लाएगी और कोशिश करेगी कि इसे पास कराया जाए। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। देश के कई राज्यों में मानसून अब राहत नहीं बल्कि आफत बनकर के बरस रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल से लेकर के उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और गुजरात तक भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। कहीं गांव टापू बन गए हैं तो कहीं सड़कें सैलाब में समा गई तो कहीं फ्लैश फ्लड और उफनती नदियों ने लोगों की सांसें रोक दी है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में कई जगह रेस्क्यू टीमों और स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डाल करके कई जिंदगियां भी बचाई। देखिए देश भर में बारिश के कहर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारी बारिश का कहर, गांव के गांव बने टापू, सड़कों पर आया सैलाब, मोहल्ले डूबी, गलियां डूबी। भारी बारिश के बाद देश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। भारी बारिश का अंजाम कुछ ऐसा दिख रहा है कि हर जगह परेशानी साफ दिखने लगी है। मैदान हो या पहाड़, हर जगह बारिश का कोहराम दिखने लगा है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। लाहौल घाटी में उफनता जाहलमा नाला मौत बनकर रास्ते में खड़ा हो गया है, लेकिन जिंदगी बचाने की जंग भी वहीं शुरू हुई। गंभीर हालत में रेफर की गई महिला को अस्पताल पहुंचाना था। सड़क बह चुकी थी, रास्ता बंद था। तब बीआरओ के जवान, पुलिस और स्थानीय लोग देवदूत बनकर सामने आए। जेसीबी को ही एम्बुलेंस बना दिया गया और जान हथेली पर रखकर उफनते नाले के पार मरीज को सुरक्षित पहुंचाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। लगातार बारिश के बाद नदी के पानी का लेवल बढ़ गया है। हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा का पानी शिवजी की मूर्ति के सीने तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। नदी नालों में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। कई जगह सड़क पर मलबा आ गया, जिसके चलते सड़क पर ट्रैफिक बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बारिश ने अचानक तबाही का रूप ले लिया। लगातार बरसात के बाद गुरुद्रमन गांव में फ्लैश फ्लड आ गई। देखते ही देखते तेज बहाव ने सड़कों को उखाड़ दिया और घरों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ के इस अचानक हमले से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भागते नजर आए। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश ने एक और खौफनाक मंजर दिखाया। जोशीपुरा अंडरब्रिज देखते ही देखते पानी से लबालब भर गया। तभी एक कार पानी में फंस गई और उसके अंदर मौजूद चालक की जान पर बनाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी में डूबी कार को बाहर निकाला गया और चालक को सुरक्षित बचा लिया गया। गुजरात के अमरेली में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई गाँव में पानी भर गया है। रायडी नदी रौद्र रूप में बह रही है। नदी का बहाव इतना तेज था कि 35 बकरियां देखते ही देखते पानी में बह गई। उन्हें बचाने के लिए ग्रामीण भी जान जोखिम में डालकर नदी में उतर गए और बेजुबानों को सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के भावनगर में बारिश ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालात ऐसे हैं कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और कई रास्ते तेज बहाव में बर्बाद हो गए। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, लेकिन क्या यहां निदेशक की कुर्सी सबसे मुश्किल कुर्सी बन चुकी है? आखिर ऐसा क्यों है कि बाहर से आने वाला कोई भी निदेशक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता? रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रिम्स में फिर वही कहानी, निदेशक की कुर्सी या संकट।
फिर अधूरा रह गया कार्यकाल। रिम्स में क्यों नहीं टिकते बाहरी निदेशक? जी हां, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे ने एक बार फिर उस पुराने सवाल को जिंदा कर दिया है कि आखिर रिम्स में बाहरी निदेशक अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाते। पिछले 1.5 दशक का रिकॉर्ड देखें तो बाहर से नियुक्त अधिकांश निदेशक विवाद, प्रशासनिक टकराव या सरकार के साथ मतभेद के चलते तय सीमा से पहले ही पद छोड़ चुके हैं। कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए बाहरी निदेशक डॉक्टर A.K. दुबे, डॉक्टर B.L. शेरवाल, डॉक्टर D.K. सिंह, डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, डॉक्टर राजकुमार। वहीं कुछ ऐसे निदेशक भी हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। उनमें शामिल है डॉक्टर N.N. अग्रवाल, डॉक्टर K.P. श्रीवास्तव, डॉक्टर तुलसी महतो। बता दें, डॉक्टर राजकुमार ने 31 जनवरी 2024 को 3 साल के कार्यकाल के लिए निदेशक पद संभाला था। उनका कार्यकाल जनवरी 2027 तक था, लेकिन 25 जून 2026 को उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि हाल के महीनों में CID की पूछताछ, स्वास्थ्य विभाग के साथ विवाद, शासी परिषद में फिलहाल